हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली जी के जीएस प्रैक्टिस सेट शाम 5 बजे आपको मिल जाता है और यह जो प्रैक्टिस सेट होता है 38 प्रश्नों का होता है और फुल डिटेल्ड सोल्यूशन होता है। 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो आपने सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट हो जाता है, गोवा। ठीक है, तो 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन गोवा राज्य में किया गया था। और जो गोवा राज्य है आपको पता ही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है कौन सा, तो गोवा। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है आपका सिक्किम है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। ठीक, तो हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा है। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का जो विजेता रहा है डिंग लीरेन रहे। ठीक है, डिंग लीरेन जो है यह वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 के विजेता रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, डिंग लीरेन ने फाइनल में रूस के इयान को, किसको, रूस के इयान नेप्योचियाची को हराकर जो है यह खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का जो निर्माण है वह नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर है कि हाल ही में जो है सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया। इनका संबंध जो है किस राज्य से था। तो जो हरद्वार दुबे हैं वह सांसद थे और इनका निधन हो गया। इनका जो संबंध है वह उत्तर प्रदेश राज्य से है। किस राज्य से, तो उत्तर प्रदेश राज्य से। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो है जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है परसेंट में वह 7.33% है। ठीक है, तो 7.33%। तो यहाँ ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, और ऐसे देखें किलोमीटर में तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा कुल जो है 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से साझा करती है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है यह चौथा राज्य है। कौन सा राज्य है, तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जनसंख्या के मामले में यह पहले स्थान पर आ जाता है जो उत्तर प्रदेश है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर सुमेलित करना है तो जनपद हैं और उनके मुख्यालय हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जनपद और मुख्यालय, तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन बी का कानपुर देहात का जो है अकबरपुर माटी है, यानी बी का 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी और डी में आ रहा है। ठीक है, तो सी और डी में आ रहा है। तो अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो कुशीनगर का कहाँ हो सकता है, तो पडरौना होता है। क्या होता है, पडरौना। तो चलिए ए का जो है तीसरा होना चाहिए। तो ए का तीसरा यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो कुशीनगर का पडरौना जो है क्या है, मुख्यालय है। कानपुर देहात का जो है अकबरपुर माटी है। ठीक, जालौन का जो है वह क्या हो जाता है, तो उरई हो जाता है। और सिद्धार्थनगर का नौगढ़ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, अवरोही क्रम है, यानी कि यहाँ पर बड़े से छोटा 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 हो रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो जिले हैं 4 जिले वह कौन से हैं। तो सबसे नंबर 1 पर आता है जो है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध जीबी नगर जो आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन बी ही अकेला है जो गौतम बुद्ध नगर को पहले स्थान पर रखा है। उसके बाद कानपुर नगर आता है, उसके बाद औरैया और उसके बाद जो है इटावा आता है। लिंगानुपात की यदि बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है। ठीक है, जितना ज़्यादा शिक्षित हैं उतना ज़्यादा जो है लिंगानुपात में कम है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो
साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, नंबर 1 पे गौतम बुद्ध नगर, नंबर 2 पे जो है कानपुर नगर, नंबर 3 पे औरैया और नंबर 4 पे जो है इटावा आते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिले यही हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वह रघुपति सहाय हैं। कौन है? रघुपति सहाय हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो इनका जो जन्म है किनका, रघुपति सहाय का, वह 28 अगस्त को, ठीक है, 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं गुले नगमा के लिए जो है इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में मिला था। किनको? रघुपति सहाय को। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो उसको जो है कौशाम्बी कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। ठीक है, तो जैन ग्रंथों के अनुसार यह जो कौशाम्बी है ना, छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जो है जन्म स्थान माना जाता है। यह वत्स महाजनपद की राजधानी भी थी। कौन? कौशाम्बी। यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार थे जो अब जीर्णावस्था में हैं। यहाँ पद्म प्रभु का मंदिर भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो बने थे गोविंद बल्लभ पंत बने थे। कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पंत बने थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, वह भी स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वह 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई, ठीक है, 27 मई 1954 तक था। किनका? गोविंद बल्लभ पंत का जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल था। ठीक, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या मिसाइल मैन की आत्मकथा को जो है के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का जो नाम है वह विंग्स ऑफ फायर है। क्या है? विंग्स ऑफ फायर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो अब्दुल कलाम की अन्य पुस्तकों की बात करें तो इग्नाइट माइंडेड, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट्स और आरोहण। और अन्य आत्मकथा में जो है यहाँ पर जो है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, यह किसकी है? तो कुंवर नटवर सिंह की है। किसकी? कुंवर नटवर सिंह की है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। वेटिंग फॉर अ वीज़ा, यह जो है किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। किसकी? BR अम्बेडकर जी की जो है यहाँ पर आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। द रेस ऑफ माई लाइफ, यह जो है किसकी है? तो मिल्खा सिंह की है। ठीक है, फ्लाइंग सिख की है। अगला प्रश्न देखिए कि किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? ठीक है, भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था, वह किस देश के जो हैं राष्ट्रपति थे? तो इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो प्रथम गणतंत्र दिवस है वह कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। ठीक है, और इसमें जो है इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वह सुकर्णो थे। कौन थे? सुकर्णो साहब जो हैं वह शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, सुकर्णो जो हैं शामिल हुए थे। नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह वर्ष 1951 में दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में थे। ठीक है, वह भी दूसरे गणतंत्र दिवस में जो मुख्य अतिथि थे वह कहाँ के थे? तो नेपाल के राजा थे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, यह शामिल हुए थे 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चापचर कुट त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो चापचर कुट त्यौहार जो है यह मिजोरम में आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चापचर कुट प्रतिवर्ष मार्च के महीने में झूम की खेती पूरी होने पर फसल उत्सव के रूप में मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। मिजोरम के अन्य त्यौहार की बात करें तो थलपावांग कुट त्यौहार,
एंथुरियम त्यौहार आदि जो हैं मनाए जाते हैं मिजोरम में। मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में जो कुछ प्रमुख त्यौहार हैं उनमें वांगला त्यौहार जो कि एक फसल उत्सव ही है, नोंग क्रेम नृत्य उत्सव जो है यह भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक। और 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 मई को जो है क्या मनाया जाता है, तो 1 मई को जो है यहाँ पर मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर जो है जो 30 सितंबर है इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्यूनस आयर्स जो है किस देश की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यह रियो डी ला प्लाटो नदी के तट पर स्थित है जो अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। यहाँ बोलीविया की राजधानी सुक्रे संवैधानिक एवं लापाज जो है वह कार्यकारी राजधानी है। किसकी, बोलीविया की जो राजधानी है ना वह क्या है, सुक्रे है, ठीक। एवं जो लापाज है यह कार्यकारी राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वह कराकस है। वेनेजुएला में जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर, वेनेजुएला में। ब्राज़ील की जो राजधानी है वह क्या है, तो यह दक्षिण अमेरिका का एक सबसे बड़ा देश है जो ब्राज़ील है और इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह उत्तर प्रदेश के आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। वर्ष 2010 में, कब, वर्ष 2010 में शेषाचलम को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडालू राष्ट्रीय उद्यान आदि स्थित हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है। तो यहाँ पर जो आपका इंस्टीड है, ठीक है, इंसीड है कॉर्नेल विश्वविद्यालय विपो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट हो जाता है। विपो का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। विपो का मुख्यालय, विपो यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को जो है प्रोत्साहित करना एवं बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना है, ठीक। और जो ये विपो है इसका गठन कब किया गया था, तो 1967 में किया गया था, ठीक है। और इसमें सदस्य देश जो हैं वह कुल 193 सदस्य देश हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर यदि बात करते हैं किसकी, तो UNDP की, इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। और इसकी स्थापना जो है 1965 में की गई थी, किसकी, UNDP की। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1995 में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि निम्न में से जो है कौन सा संबंध सही है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो GNP बराबर GDP प्लस जो है विदेश से शुद्ध साधन आय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस जो है विदेशों से शुद्ध कारक आय, ठीक। विदेशों से प्राप्त इस शुद्ध आय में लाभांश, ब्याज और लाभ शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए बैंक KCC जारी करते हैं। KCC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो KCC का जो पूर्ण रूप होता है किसान क्रेडिट कार्ड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। RV गुप्ता समिति ने, ठीक है, RV गुप्ता समिति, RV गुप्ता, ठीक है, RV गुप्ता समिति की सिफारिशों पर जो है किसान क्रेडिट कार्ड को वर्ष 1998 में, कब, वर्ष 1998 में जो है प्रारंभ किया गया था। और यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, RRB, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। किसको, तो KCC को, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित
से जो है कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को संदर्भित करता है? तो ऐसा कौन सा युग्म है? तो यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में स्थित है। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। और सबसे अंत में कहाँ पर दिखाई देता है? तो गुजरात में दिखाई देता है। तो सबसे पूर्वी बिंदु या राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य जो है वह गुजरात होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाता है। गुजरात जो है सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है। तो यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर यदि हम सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, उसका नाम है किबिथु, ठीक है। किबिथु जो है वह सबसे पूर्वी बिंदु है। कहाँ पर स्थित है? तो एपी में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती, ठीक है। क्या है? गुहार मोती है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है? तो वह गुजरात राज्य है जिसकी तटरेखा जो है वह सबसे लंबी है। कितनी लंबी है? तो भारत की कुल तटरेखा की जो लंबाई है 7,516, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर है भारत की जो कुल तटरेखा है। और उनमें भी जो है कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल किए गए हैं। सर्वाधिक समुद्री तटरेखा वाला जो राज्य है वह गुजरात है और सबसे कम समुद्री तटरेखा वाला जो राज्य है वह गोवा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? यानी कि यदि ये पृथ्वी है तो ये सबसे इसके निचली सतह जो है वह कौन सी है? तो क्षोभ मंडल उसको कहते हैं, यानी कि उसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। तो यहाँ ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाता है। जो क्षोभ मंडल है यह सबसे निचली परत है, ठीक। क्षोभ मंडल का अन्य नाम जो है वह संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसका मतलब समताप मंडल है जिसमें वायुयान संबंधी क्रियाएं होती हैं, ठीक। मेसोस्फेयर का मतलब होता है मध्यमंडल और जो थर्मोस्फियर है इसका मतलब होता है तापमंडल, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से जो है किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? जो लौह अयस्क है यह धारवाड़ की शैलों में पाया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। भारत में लौह अयस्क यानी कि धात्विक खनिज प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र से लौह अयस्क के जो अतिरिक्त सोना, चांदी, डोलोमाइट तथा वृक्क की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो वह जो है आपका धौलावीरा है। क्या है? धौलावीरा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो सिंधु सभ्यता के धौलावीरा जो कि कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा जो है यह कहाँ पर है? तो राजस्थान में है और यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कोटदीजी की बात करते हैं तो यह जो है कहाँ पर स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में स्थित है कोटदीजी। और इस स्थल से जो है कांसे की चपटी फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और लोथल जो है यह कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। यह प्रमुख बंदरगाह था कब का? तो सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ पर जो है 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो लोथल से। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना है, ठीक है। गलत जोड़ी का चयन करना है, सही जोड़ी का चयन नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है, जी बिल्कुल सही है, ठीक है। राजराजा यह जो है राजराजा चोल वंश से संबंधित है। कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित है। लेकिन जो बिंबिसार हैं यह गुप्त वंश से संबंधित हैं। तो यही जो है आपका सही हो जाता है, यानी कि ये सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यह आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक है। तो बिंबिसार का जो संबंध है ना यह किससे है? तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। किससे? हर्यक वंश से है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल करने का जो है प्रभार दिया गया था? तो जो है वह मीर-ए-समा को, किसको? मीर-ए-समा को जो है मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल करने का प्रभार
गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो मीरे समा हैं शाही घराने, रसोई, कारखानों आदि के प्रबंधन से संबंधित थे। और मीरे बर्र जो थे, मीरे बर्र इनका जो संबंध था अधीक्षक यानी कि वन विभाग का अधीक्षक। और मीरे आतिश का जो संबंध था वह तोपखाने का जो है निरीक्षक होता था। और जो मीर बख्शी होता था यह सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो जो कोलकाता का 1911 का अधिवेशन है ना, इसी में प्रथम बार राष्ट्रगान को गाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना वह किसने की थी, तो पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। ठीक है, राष्ट्रगान जनगण मन की गायन अवधि कितनी है, तो 52 सेकेंड है, आपको पता ही है। ठीक है, राष्ट्रगान जनगण मन को जो है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी को 1950 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। तो जो कैबिनेट मिशन है भारत में 1946 में आया था। कब आया था, भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन जो है आया था। ठीक, कैबिनेट मिशन जो है भारत में 24 मार्च 1946 को सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन आया था। और इसमें जो सम्मिलित सदस्य थे वह सर पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर जो हैं एडमिलिट्री के प्रथम लॉर्ड थे। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हैं वह क्लीमेंट इटली थे। लेबर पार्टी से संबंध इनका था, किनका, क्लीमेंट इटली का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को जो है वह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 ईस्वी को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को जो है कुल 14 राज्यों और जो है 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात जो है भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य जो था वह कौन था, तो वह था आंध्र प्रदेश। कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु जो है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत, किसके तहत, तो 75(1) के तहत भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम जो है वह 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। और जो है लोकसभा के सदस्य के लिए जो है कितनी आयु होनी चाहिए, तो वह भी जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक, और वोट देने का अधिकार जो है वह 18 वर्ष ही है, यानी 18 वर्ष में आप जो है वोट दे सकते हैं। और लड़कों के लिए शादी की जो उम्र है वह 21 वर्ष है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन सी भाषा जो है वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। तो ये जो 2003 है ना, यह 92वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन 2003 में भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सभी भाषाएं, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में। तो यहाँ पर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो संथाली इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। वह भी कितनी भाषाओं का, तो 22 भाषाओं का जिक्र है। ठीक है, वर्ष 1967 में, कब, वर्ष 1967 में जो है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है किसको जोड़ा गया था, तो सिंधी को जोड़ा गया था। किसको, सिंधी को जो है वर्ष 1967 में 21वें संविधान के द्वारा जो है जोड़ा
जोड़ा गया था, ठीक। और उसके बाद 1992 में संविधान संशोधन, ठीक है। 1992 में जो है कौन सा होता है, तो 71वां संविधान संशोधन होता है और इसमें जो है नमक को जोड़ा गया, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो है जोड़ा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अधिपालन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो वह है मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वह कब आया था, तो 1992 में आया था, ठीक है। 24 अप्रैल कब, तो 24 अप्रैल 1993 को, कब, 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से उपधातु हैं, कौन से उपधातु हैं, तो बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, यह जो है क्या है, एक उपधातु हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। इनमें जो है बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि जो है कुछ प्रमुख उपधातुएं हैं, जबकि एल्यूमिनियम जो है और कॉपर, आयरन धातु, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सभी कैसे हैं, तो अधातुएं हैं, ठीक है। चलिए उपधातुओं में जो है अर्धचालकता का गुण पाया जाता है, किसमें, उपधातुओं में अर्धचालकता का गुण भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके यानी कि विनेगर का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो जो विनेगर है इसका रासायनिक नाम जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सिरके का जो रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, तो वो CH3COOH है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं क्या, C2H4O2, ठीक है। C2H4O2 भी आपका ऑप्शन हो सकता है। सिरके का गलनांक और क्वथनांक जो होता है, तो सिरके का गलनांक जो होता है वह 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है और जो क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सैलिक अम्ल एक डायोबोक्सैलिक एसिड है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C2H2O4 होता है। इसे एथेनेडियोइक एसिड या ऑक्सिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। मैलिक अम्ल जो होता है मुख्यतः सेब में पाया जाता है। जो मैलिक अम्ल है ना, यह मुख्यतः किस में पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे जो है किस रूप में जाना जाता है, तो उसको जो है किस रूप में जाना जाता है, तो अमीटर के रूप में जाना जाता है। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे अमीटर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। स्पीडोमीटर की यदि बात करते हैं तो स्पीडोमीटर वह यंत्र है जो मोटर गाड़ियों में लगे रहते हैं और उनका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है स्पीडोमीटर का, ठीक है। और यहाँ पर ओडोमीटर की यदि बात करते हैं तो यह जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, ओडोमीटर का। और ये जो हाइग्रोमीटर है इसका उपयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज जो है किसने की थी, तो रक्त प्रणाली समूह की जो खोज है वह कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने, किसने, विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी और रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। विलियम मर्डोक ने जो है गैस लाइट और सिलेंडर स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। चलिए यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है तो यहाँ पर जो नींबू है, ठीक है, सबसे खट्टा इसमें से क्या रहेगा, ठीक है, खट्टा तो यहाँ पर नींबू ही है, तो इसलिए यहाँ विटामिन सी पाया जाएगा। जो भी खट्टी चीज़ें होंगी उनमें विटामिन सी ही पाया जाता है। तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जो है, इसका रासायनिक नाम है किसका, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। किसकी कमी से, तो विटामिन सी की कमी से। इसके अलावा जो है विटामिन सी घावों को भरने में मदद करता है। इसका मुख्य स्रोत जो है खट्टे फल होते हैं, अब वो चाहे नींबू हो, संतरा हो, आंवला हो, टमाटर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट था 38 प्रश्नों का वह कंप्लीट हो जाता है। और यह जो वीडियो था आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।